कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि काम हो, क्योंकि अगर काम हो गया तो उनका जो पूरा धंधा है, करप्शन वाला पूरा धंधा ठप हो जाए। बहुत धांधलियां होती हैं, हर किसी पे ट्रस्ट मत करिए। क्या आपके एडमिन ने कभी ऐसा बोला कि भाई लड़की हो चुप रहो? मैं ये मानती हूँ कि हाँ, नॉर्थ कैंपस उस लेवल तक सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, तो वो मेरे को बोलती हैं कि पता नहीं लड़कियां कहाँ से उठ के आ जाती हैं। हमारे कॉलेज में धमकियां मिली है कि लगाओ जितनी RTI लगानी है, 3rd ईयर में डिग्री लेने का नहीं पैसे। कॉलेज कम खंडर ज्यादा। कॉलेज स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, हॉस्टल कुछ नहीं है, कैंटीन बढ़िया नहीं है, पढ़ाई में जो टीचर्स को आता नहीं है, क्यों है बच्चा फिर कैंपस? आप नॉर्थ कैंपस जितनी फीस नहीं दे रहे हो, जो आप नॉर्थ कैंपस जितनी फैसिलिटीज अपने आप में एक्सपेक्ट करो। लीडर्स तो ऐसे हैं कि वो लीडर्स नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर है। RTI का कुछ लिमिटेड टाइम होता है कि इतने से इतने टाइम में जवाब आना चाहिए। इन्होंने हमें 2.5 महीने में जवाब दिया। पार्टी होती है, यूपी हो गई, NSU हो गई, ऐसा वाली हो गई, वो गर्ल्स को एज ए वोट बैंक की तरह यूज करती है। कॉलेज की प्रॉब्लम है या स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो नेशनल मीडिया में दिखाना चाहिए। जो CM है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी फर्स्ट पैरंट क्यों आ रही है? आजकल DU में हर बच्चा बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, मैं आपका काम करवा दूंगा। लोग आपकी ओर विश्वास क्यों करें? आज हमारे साथ है रिया मलिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की सेंट्रल काउंसलर और दूसरी EC भी रह चुकी हैं। ये एक ऐसी स्टूडेंट है जो क्लासरूम में पढ़ने भी आती हैं और ग्राउंड रियलिटी पे काम भी करने आती हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो या फिर एडमिशन की कोई प्रॉब्लम हो, हर इशू पे खुल के बात करती हैं। आज इस बातचीत में हम उनकी एक्सपीरियंस, आइडियोलॉजी और कुछ सिस्टम के ट्रुथ में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप हमें Spotify पे फॉलो कर सकते हैं। जो कीवी स्कूल के जो बच्चे होते हैं और आर्मी स्कूल के बच्चे होते हैं, वो दूसरे से अलग ही होते हैं। ये केवी स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि केवी बेसिकली बना था आर्मी वालों के लिए। जितने भी आर्मी मेंस हैं उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो जब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएँ तो उनको एडमिशन में अपने बच्चों की दिक्कत ना आए। तो जो केवी स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होती है। और हमारे स्कूल में ना, मैं ये मानती हूँ केंद्रीय विद्यालय में नेशनलिज़्म की भावना बहुत ज़्यादा है, जो मैंने फर्स्ट क्लास से एटलीस्ट अपने बचपन से तो सीखी है। क्योंकि एक जो सराउंडिंग होती है ना आपके स्कूल में आपकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से बड़े हो रहे हो। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक नेशनलिज्म, डिसिप्लिन और एक सराउंडिंग्स का चेंज होना, नए दोस्त बनाना। क्योंकि हर क्लास में, जब मैं फर्स्ट से लेके 12th तक, आप समझिए मेरी हर क्लास में एक नया एडमिशन हुआ है। मतलब मैं 12 बच्चे तो प्रॉपर ऐसे थे कि मतलब जिनसे आप मैं फर्स्ट क्लास से केवी नहीं से मिली। पढ़ रहे हो? हाँ जी, मैं फर्स्ट क्लास से केवी में ही हूँ। तो उन बच्चों से बात करना, उनकी फैमिली स्टोरीज जानना, उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल जानना, क्योंकि आर्मी मेंस की लाइफ ईजी नहीं होती। तो वो सब जान के मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो बस यही है कि भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और एक सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा तो मैटर बाकी करती हैं। स्कूल्स वगैरह में इतना डिसिप्लिन क्यों नहीं आ पा रहा? मैं ये तो नहीं जो बोल प्राइवेट सकती स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें मैं इतना डिसिप्लिन क्यों नहीं आ पा रहा? मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी स्कूल में डिसिप्लिन नहीं है। बस ये है कि केवी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि एक जो प्रॉपर बेस होता है केवी का, वो ही आर्मी स्कूल है। तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स, केंद्रीय विद्यालय की सराउंडिंग्स, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, उनमें एक नेशनलिज्म की जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। तो वो हमें थोड़ा अलग बनाती है सबसे। आपने कभी स्कूल में ऐसे कोई काम करा है जो बच्चों को हेल्प हुई हो? मैं अपनी 12th क्लास में डिसिप्लिन कमेटी की हेड और स्कूल कैप्टन रह चुकी हूँ। तो मतलब जितना भी था, एक डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना, एक तौर तरीके में रखना। उसके अलावा थोड़े बहुत केसेस थे, मैं थोड़ा शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल थे, बट वो स्कूल में आए थे, हुँ। तो उनको सॉल्व करवाया है बच्चों के लिए। उसके अलावा हाँ, वही है जैसे अपने कॉलेजेस में होता है, देखो स्कूल में इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, हुँ, हुँ। क्योंकि स्कूल एक बहुत ज़्यादा मतलब बंद सा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सिर्फ़ आप हो और टीचर्स हैं। कॉलेज में बहुत अलग चीज़ें हैं, बट स्कूल में यही था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एक एप्लीकेशन देके सब ठीक हो जाता है। हाँ, जब आप इतनी डिसिप्लिन हो, जब आप लगता है कि स्कूल में इतना डिसिप्लिन है, तो आपने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ नहीं गए? मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं, हालाँकि मुझे लॉ करनी है आगे इन फ्यूचर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एज़ अ लॉयर, अगर मैं हो सका तो दिल्ली गवर्नमेंट में जाना ज़रूर पसंद करूँगी। दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉयर जो होता है, प्रॉपर लीगल एडवाइज़र होता है वो, या फिर मुझे लगता है कि अगर सीखने की बात है या फिर सोशलिज़्म की बात है, तो वो मैं एज़ अ लॉयर कर सकती हूँ। अगर मैं किसी एक इंसान की जान बचा पा रही हूँ या किसी को इंसाफ दिला पा रही हूँ, तो उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। आपका दिमाग फिर पॉलिटिक्स में कैसे घुसा? पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ का बेस होती है। मतलब ये है कि अगर जैसे मैं कॉलेज में गई, तो मैंने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या चल रहा है, मेरे आस-पास क्या है, बच्चे किस होप से आए थे, उन्हें क्या मिल रहा है, मतलब इन एक्सचेंज। तो मुझे लगा कि यार कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मुझे उठानी चाहिए, क्योंकि एक करण जौहर की मूवीज़ वाली इमेज थी मेरे अंदर कि हाँ, मैं कॉलेज जाऊँगी, ऐसे हवाएँ चल रही होंगी, बाल उड़ेंगे, एंट्री होगी, ग्रैंड एंट्री होगी, ऐसा कुछ नहीं था। एक बहुत सिंपल सा ओरिएंटेशन था हमारा। मैं वहाँ गई, बैठी, कॉलेज टूर लिया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है जैसा एक कॉलेज में होना चाहिए। तो खंडर में तो मुझे नहीं पढ़ना था। तो मुझे लगा कि कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए और मुझे करना चाहिए। वहाँ से शुरू हुई मेरी पॉलिटिक्स कॉलेज लेवल की। बाकी मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स मेरे खून में है, क्योंकि मेरी मदर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है और वो अपने टाइम में भगिनी निवेदिता कॉलेज हुँ, में हुँ, हुँ। ABVP की सबसे पहली प्रेज़िडेंट रह चुकी हैं।
क्योंकि वो कॉलेज 1994 में बना था और 1996 टू 97 में मेरी मदर कॉलेज की प्रेसिडेंट थी आपने कॉलेज में एबीवीपी। आके सोशियोलॉजी ही क्यों लिया? मुझे सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बचपन से। मेरे को लोगों को जानने में, सोसाइटी को जानने में, किस तरीके से सोसाइटी काम करती है, किस तरीके से मैं सबको साथ लेकर चल सकती हूँ, वो सब मुझे सोशियोलॉजी ही सबसे बेस्ट सिखा सकती थी। तो इसलिए मैंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया। आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज की फीस बहुत हाई है, लेकिन वैसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है आपको? मैं कॉलेज की फ़ीस हाई तो नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल की 9,500 फ़ीस हाई नहीं है। वो अच्छी है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही फ़ायदा है कि फ़ीस अच्छी है। बट नहीं, किसी फैसिलिटीज़ किसी तो किसी कोर्सेज़ में 80,000 भी है। फिर वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मिल रहा है। तो हुँ, उसी चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं हुँ। कि अगर कहीं पे 80,000 फ़ीस है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उस चीज़ की हमारी लड़ाई है कि वहाँ अगर ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं है? हॉस्टल्स की लड़ाई एबीवीपी लड़ता है। बहुत मतलब है हमारी लड़ाई इन चीज़ों पे। बस ये है कि अगर मैं अपने कॉलेज की आपसे बात करूँ, तो हमारे कॉलेज की फ़ीस हाई नहीं है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार है। वो कॉलेज कम खंडर ज़्यादा है। फंड्स वगैरह नहीं आते? फंड्स आते हैं बट बीच में थोड़ी धांधली होती है और हमें करप्शन फंड वगैरह हो जाता है। फंड रिलीज़ करने में एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ यही होता है कि तुम्हारी फ़ीस बहुत कम है। क्योंकि जब मैं यूनियन में थी, तो हम लोगों ने प्रॉपर टीचर्स के पास जाके प्रोटेस्ट भी करे थे हमने इन चीज़ों पे कि हमारी बेसिक डिमांड है कि आप एसी लगवाओ। एसी नहीं, आप सोचिए हमारे कॉलेज के पंखे टूटे हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा आया है, तो उसने मेहनत करी है, उसने पढ़ाई करी है, तो उसको उस लेवल की चीज़ें मिलनी चाहिए रिवर्ट बैक में। हुँ, हुँ। तो हमने उन फैसिलिटीज़ के लिए लड़ाई करी थी। तो हमें ये एक्सक्यूज़ दिया कि फंड नहीं है हमारे पास क्योंकि आपकी फ़ीस कम है। आप नॉर्थ कैंपस जितनी फ़ीस नहीं दे रहे हो, जो आप नॉर्थ कैंपस जितनी फैसिलिटीज़ अपने आप में एक्सपेक्ट करो। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद थोड़ा बड़े लेवल पे रिप्रेज़ेंटेशन और बड़े लेवल पे माँग करनी अब मेरे लिए ज़रूरी है। ऐसे टीचर्स लोग क्यों बोलते हैं? टीचर्स क्यों उनका प्रॉफ़िट है कुछ इनमें? देखिए टीचर्स का सीधा होता है कि टीचर्स ना जवाब देने से डरते हैं। टीचर जवाब देने से बहुत डरते हैं और जो एक बीच में धांधली होती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो टीचर्स भी नहीं, वो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। टीचर्स को ऐसे बदनाम करना तो सही मैं नहीं मानूँगी, बट एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हमने पिछले साल अपना फंड माँगा था, आप सोचिए एक एक पैम्पलेट था हमारे कॉलेज में उस टाइम, ठीक है? उसके पीछे जो एक ब्लैंक पेज होता है, उस पे हुँ। हमें एक पेन से फंड बना के इन्होंने दिया है। हमें कोई हमारी ऑफ़िशियल आईडी थी, हमें मेल नहीं भेजा, हमें कुछ नहीं भेजा। अभी हंसराज कॉलेज में फंड का इश्यू रेज़ हुआ था जब प्रिंसिपल अपने कॉलेज में शादी करा रहे थे, हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर के बच्चे की। तो उस टाइम उन्होंने बोला, अब आप सोचिए हंसराज कॉलेज जो इतना हाई रैंक जिसकी आई है, उसकी ये हाल है, तो आप सोचिए एसपीएम के क्या हाल होंगे। तो फंड रेज़ करने में बीच में धांधली बहुत करते हैं। आप एसी भी रह चुके हो, सीसी भी रह चुके हो। दोनों में डिफ़रेंस क्या लगा आपको? ये पावर का डिफ़रेंस है या फिर कैसा डिफ़रेंस है? एक रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। वैसे देखिए मैं ये है कि अगर आपके डूसू में जो लोग हैं, जो डूसू की यूनियन होती है, अगर वो अच्छी है, तो सबकी ही बात उस लेवल तक सुनी जाएगी। बट ये है कि अगर 11 लोग में मैं एक हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी पावर थोड़ी-सी हायर लेवल पे है और मैं चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर सकती हूँ और मेरे पास अथॉरिटी ज़्यादा है। चाहे वो टीचर से बहस करने की अथॉरिटी हो, टीचर के साथ तर्क-वितर्क रखने की अथॉरिटी हो, एडमिन से बात करने की अथॉरिटी हो या बच्चों को एक हायर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन देने की अथॉरिटी हो। आपने कभी आरटीआई फाइल करी है? हाँ जी, हमारी यूनियन ने आरटीआई फाइल करी थी जब हम कॉलेज में हमारा जो एक वो निकालते हैं मुद्दा कि हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। तो उस टाइम हमारे कॉलेज में बेसिकली जगह है हॉस्टल के लिए। तो हमने उसमें था कि हम इस बार हॉस्टल का जो जितना भी सब कुछ है वो सब पास करा के हॉस्टल बनवाना चालू करवाएँगे। इस साल हम नींव नींव रखवाएँगे हॉस्टल की। हमने आरटीआई फाइल करी है। आरटीआई का कुछ लिमिटेड टाइम होता है कि इतने से इतने टाइम में जवाब आना चाहिए। इन्होंने हमें ढाई महीने में जवाब दिया था और उस आरटीआई के बाद हमने फिर एक और आरटीआई फाइल करी थी। क्योंकि ये होता है कि जब आप आरटीआई लगाते हो तो आप बहुत एक्सट्रीम उस पे जाके नहीं कर सकते कि आरटीआई पे आरटीआई, आरटीआई पे आरटीआई। आपको पहला जवाब मिलना ज़रूरी होता है। उसके बाद हालाँकि हमने उसमें बीच में एक ऑप्शन होता है इश्यू रेज़ करने का, हमने वो करा था। उसके बाद हमें वन लाइनर आंसर आया था, तो वहाँ थोड़ा दिल टूटा था कि कॉलेज क्या ही कर रहा है हमारे साथ। और जब हम जाते हैं आरटीआई आप समझिए लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी यूनियन के लिए, हुँ। कि जब कॉलेज से बात करके बिल्कुल थक चुके हैं, जब बिल्कुल काम नहीं हुआ तब आरटीआई फाइल करते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, हमें स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है कि हम प्रिंसिपल के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो हमें टारगेट कर रहे हैं कि जाके आरटीआई लिखवा के पूछो ना तुम आंसर, हमसे क्यों बात करने आए हो? आरटीआई में बताएँगे तुम्हें। ये टारगेट हुए हम इस तरीके से। आपको लगता है कि जो गर्ल्स कॉलेज है उनकी आवाज़ तो लाइटली ली जाती है? बहुत ज़्यादा। देखिए बात ये होती है कोएड में ना थोड़ा एक्सपोज़र ज़्यादा होता है और हमारा गर्ल्स कॉलेज और फिर ऑफ कैंपस हुँ। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब दबाया जाता है। हालाँकि ये है कि मैं ये मानती हूँ कि किसी भी कॉलेज में अगर एक्टिविज़्म ज़्यादा है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे कोएड हो,
तो आपके कॉलेज को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिल सकता है। बट बात ये है कि थोड़ा-सा ना स्टीरियोटाइप है पेरेंट्स के माइंड में कि गर्ल्स कॉलेज है, हमारी बेटी की सेफ्टी होनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का लड़कियों को जो मैंने नोटिस करा है, मुझे आके बहुत लड़कियों ने बताया है कि हमारे पेरेंट्स ने प्रेफ़रेंस लिस्ट में ही गर्ल्स कॉलेज नंबर 1 पे रखवाया था। उन्हें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस किसी कैंपस से कोई मतलब नहीं था। उनका सीधा था कि तुम गर्ल्स कॉलेज में जाओगी, कॉलेज जाओगी, घर आओगी या फिर कॉलेज जाओगी, हॉस्टल जाओगी, सेफ रहोगी। जब तक एक्टिविज़्म नहीं है बच्चों में, तब तक नहीं आवाज़ ऊपर आ सकती। आपके कॉलेज में कौन सी पार्टी ज़्यादा काम करती है बच्चों के लिए? हमारे कॉलेज में एबीवीपी, बल्कि मैं ये मानती हूँ इस बार टूसू अगर एबीवीपी ने 3-0 से 3-1 से जीता है, तो एबीवीपी सिर्फ़ हमारे कॉलेज में ही नहीं, एबीवीपी पूरे कैंपस में काम कर रही है। एबीवीपी में ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज़्यादा। और बाकी पार्टीज़ में नहीं है? नहीं, क्यों? एबीवीपी का एक स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करेंगे, तो एबीवीपी नेशनल लेवल से लेके आपके जिला तक है। जिला होता है कि एबीवीपी में नेशनल प्रेज़िडेंट से लेके एक जिला संयोजक भी काम कर रहा है, जिन्हें आपको जवाब देना है हर महीने। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एबीवीपी की यूनियन में आ गई, तो फिर मैं अब अथॉरिटी मेरे पास मतलब सिर्फ़ अथॉरिटी है कि हाँ, मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, करा, नहीं करा, नहीं करा। ऐसा नहीं है, मेरे पास एक प्रॉपर मेरे को ट्रांसपेरेंट होके आगे जवाब देना होता है कि जो-जो हमने वादे करे थे, उनमें से कितने वादे हमारी यूनियन ने पूरे करे हैं। लोग एलिगेशन लगाते हैं कि एबीवीपी वाले जो होते हैं वो इलेक्शंस में पैसा बहुत लगाते हैं, मसल पावर बहुत यूज़ करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो जितने भी एबीवीपी से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो एक आम घर के छात्र-छात्राएँ हैं, जिनके पास बस एक लीडरशिप की क्वालिटी थी। उनके पास इस चीज़ का दम था कि वो ऊपर बढ़ सके। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ कि मुझ में दम था कि मैं ऊपर बढ़ सकूँ, इसलिए मैं कॉलेज में जीती। उसके बाद मैंने ग्राउंड पे काम किया। बच्चे ग्राउंड पे काम करते हैं। मसल पावर एक हवाबाज़ी होती है कि बस आप सोशल मीडिया पे छा रहे हो या फिर आप गुंडागर्दी करके अपने आप की वोट बैंक कलेक्ट कर रहे हो। मेन काम यही होता है कि आप ग्राउंड पे कितने एक्टिव हो। तो एबीवीपी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। आजकल बहुत लीडर्स भी सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। बहुत अब मैं ये मानती हूँ कि कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं कि वो लीडर्स नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। अब वो इतने फॉलोवर्स एक पूरी पीआर के उस पे ही उनका टीम बना के काम चला। हाँ, काम चल रहा है। तो वो लीडरशिप तो मैं नहीं बोलूँगी उसको। फिर क्यों मतलब ऐसे भरे बंदे क्यों आते हैं पॉलिटिक्स में? अपने सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अगर लीडरशिप में हो, आपको दिखाना है आप काम क्या कर रहे हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 75% काम करना चाहिए, 75 या 99% काम करना चाहिए, 1% सोशल मीडिया पे दिखाना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं 1% काम करते हैं, 99% उसे सोशल मीडिया पे दिखा के अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो फेस वैल्यू से काम नहीं होता भाई साहब, काम होता है कि आप ग्राउंड पे कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपने कितने काम करें कि बच्चे अगले साल आपको चुनें। आपको लगता है कि जो पार्टीज़ होती हैं एबीपी हो गई, एनएसयू हो गई, आशा वाली हो गई, वो गर्ल्स को एज़ अ वोट बैंक की तरह यूज़ करती हैं? इनको ऐसा लगता है कि गर्ल्स को हम सीट देंगे तो ज़्यादा हमको वोटिंग मिलेगी ऐसा कुछ? ऐसा कुछ तो मैं नहीं मानती। मतलब मैं आपको एबीवीपी की आइडियोलॉजी बताऊँ अगर, एबीवीपी ये मानती है कि हम लोगों को अब जैसे गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में तो ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव भी वही होंगे। बट आप कभी भी जाके देखेंगे तो एक फेस वैल्यू से हटकर जो कोएड कॉलेजेस होते हैं, उसमें गर्ल रिप्रेजेंटेशन इसलिए होता है ताकि जितनी भी लड़कियाँ हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियाँ लड़कियों को ही बता सकती हैं। एज़ अ अगर कोई वुमेन लीडर है, तो उसको ही बताई जा ईज़िली सकती है। अंडरस्टैंड कर तो सकती हैं। एबीवीपी वुमेन्स को एक फेस वैल्यू के लिए नहीं, एबीवीपी वुमेन्स को इसलिए उतारता है ताकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ग्राउंड पे बन पाए। इतना सब काम करने के बाद आप खुद को कैसे हील करते हो? मैं कई बार ऐसा हुआ है कि कभी मैं होता है ना कि इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्ज़ायटी कैसे खुद को कैसे डील करते हो आप? मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो? जो मैं आपको बताऊँ मेरे जितने भी कोर टीम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरी फैमिली है। मैं अपनी मम्मी के गले लग के कितनी बार रोई हूँ सिर्फ़ मुझे पता है। मेरे दोस्तों को पता है मैं कहीं से निकल कर, कहीं बैठकर किस लेवल तक रोई हूँ। बट उसके बाद भी मुझे पता है कि शायद 10% लोग हैं जो ख़राब हो सकते हैं, जो आवाज़ दबा सकते हैं, जो मुझे तंग कर सकते हैं। बट जो 90% है जिन्हें मेरी ज़रूरत है, उन लोगों की ज़रूरतें देख के मेरे में मोटिवेशन आती है कि मुझे बढ़ना है आगे और डीयू में बहुत लोग बोलते हैं कि कास्टिज़्म बहुत होता है। जाट, गुर्जर, पूर्वांचल। आपने कितना फेस करा है? देखिए, मैं खुद जाट हूँ, बट मैं ये नहीं मानती कि कास्टिज़्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ये स्टीरियोटाइप है बहुत बड़ा कि आप जाट हो, आप गुर्जर हो, तो ही आपको टिकट मिलेगी। मैं ऐसा नहीं मानती। पूर्वांचल भी बहुत ऊपर बढ़ के आ रहा है, चाहे कोई नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट, वेस्ट, एबीवीपी सबको मौका देती है। और डीयू में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हो गया है, बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं। तो अब वो नहीं रहा है कि आप हवाबाज़ी करके अपना काम कर लोगे। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जाट हो तो आपको वोट्स मिलेंगे। अब आप काम कितना करते हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, आपको वोट आपके काम पे मिलेंगे। जब आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हो, बॉयज़ कॉलेज में क्या होता है प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, जब पुलिस वाले मिसबिहेव करते हैं। कभी गर्ल्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है प्रोटेस्ट वगैरह में? मेरे साथ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं रहा है।
हालाँकि मैं ये मानती हूँ कि प्रोटेस्ट करने के तौर तरीके होते हैं, कि आप किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो। हम हमेशा एक बातचीत करने वाला प्रोटेस्ट रखते हैं। हमने कभी भी हमारे इसमें कोई वामपंथी आपको नहीं दिखेगा कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रोटेस्ट कर रही है, तो कोई वामपंथी आके कोई ऐसी हरकत कर गया कि पुलिस को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करेगी। हालाँकि बात ये है कि बहुत लाठियाँ भी खाई है लीडर्स ने, हुँ। जो हमसे सीनियर्स हैं, जो मुझसे सीनियर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं। बट वो जब होता है, जब देखिए कुछ एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, तो पुलिस में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो चीज़ें करते हैं, बाकी कोऑपरेट हो जाता है। बहुत बच्चे बोलते होंगे कि हमको पॉलिटिक्स से क्या है, करना ही नहीं, इस फील्ड में कुछ करना ही नहीं, तो उनको कैसे कनेक्ट करते हो आप? मैं सबसे पहले तो मैं किसी के पास भी जाती हूँ ना, तो मैं उसके पास एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे नहीं जाती कि हाँ, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ। मैं जाती हूँ दोस्ती करने कि आप कैसे हो, आप कौन से जगह से आते हो, कौन सी ईयर में हो, कोर्स क्या है, कोई प्रॉब्लम है फेस कर रहे हो आप मुझे बताना। मैं उनसे दिल से कनेक्शन जोड़ती हूँ। मैं उनसे पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ने से पहले दिल से कनेक्शन जोड़ती हूँ। उसके बाद ये होता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि हम हैं तो सिर्फ़ तेरे लिए हैं। बाकी और किसी से हमें कोई लेना-देना नहीं है। हुँ। तो पॉलिटिक्स और मैं दोस्ती करने के बाद उनको एक बेसिक अवेयरनेस जो होनी चाहिए, जो एक स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक करती हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेस्ट कि हाँ, प्रोटेस्ट में जाके हू-हल्ला मचा रहे हो। पॉलिटिक्स वो भी है कि अगर आप अपनी क्लास में भी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करवा पा रहे हो टीचर के पास जाके, वो भी एक लीडरशिप है, वो भी एक पॉलिटिक्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डी में प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं मिलती, स्कॉलरशिप नहीं होती। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए हमारे मैं आपको अपने खुद के कॉलेज की बात बताऊँ, हमारे कॉलेज में प्रॉपर प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, जहाँ पे काम होता है, हमारे कॉलेज में काम होता है। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जो इस बार का डूसो है, उन्होंने प्लेसमेंट पे, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे, आगे फ्यूचर क्या है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अब चीज़ें थी थोड़ी कि हाँ, नहीं था पिछले साल, बट इस साल से जब 3-1 से एबीवीपी ने डूसो में स्वीप किया है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपको क्या लगता है जो कॉलेज की प्रॉब्लम है या स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उनको नेशनल मीडिया पे दिखाना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल जैसे दिखाना नेशनल चाहिए। की प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ दिखाएँ? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जितने भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो देश का आने वाला बेस है, कि आज वो यहाँ पे हैं, कल वही देश के वो बनेंगे कि हाँ, उनमें से कोई लीडर निकलेगा, कोई आईएएस निकलेगा, कोई आईपीएस निकलेगा। तो अगर आज हमारी प्रॉब्लम नेशनल मीडिया पे रेज़ होती हैं, तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा नाम है, उसको और अच्छे से रिप्रेज़ेंट हम कर सकते हैं, अगर नेशनल मीडिया पे एक्सपोज़र आता है तो। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो काम देके वोट करते हैं या पैसा देके वोट करते हैं? काम देख के। पैसा मैंने आपको फिर वही बात है कि मैंने आपको बताया कि नहीं, कुछ-कुछ आजकल कैंडिडेट बहुत पैसा खर्च करते हैं। आजकल लीडर्स का है कि हम सोशल मीडिया पे जाएँगे, हवाबाज़ी करेंगे या पैसा लगाएँगे तो चीज़ें हो जाएँगी। बट एक चीज़ है, पैसे से सिर्फ़ बच्चे खाना खाने आ सकते हैं। हुँ। पैसे से बच्चे सिर्फ़ 1 दिन पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करने आ सकते हैं। बट वोट जो होता है, वो आपके काम पे ही होता है। आपकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी तो कोई नहीं है। मतलब ऐज़ इन इनसिक्योरिटी तो मैं नहीं बोलूँगी। बस एक चीज़ है कि थोड़ा होता है ना कि फैमिली पे चीज़ें आती हैं कि जब लोग आपका काम मतलब एक देख के नहीं वो करते कि नहीं होता कि ये काम कर रही है, कैसे कर रही है, इसे कैसे रोकें? तो वो आपसे उठकर आपकी फैमिली पे कमेंट पास करने शुरू कर देते हैं। आपके बारे में कमेंट पास करने शुरू कर देते हैं, कहाँ से उठ के आई है? ऐसी है, वैसी है, आपके कैरेक्टर पे आते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा हर्ट करती हैं, बट इनसिक्योरिटी तो मेरी वो भी नहीं है, और स्ट्रेंथ क्या है सबसे बड़ी आपकी? मेरी मदर। उन्हें देख के उन्हें डेली मैं उनसे मिलती हूँ, घर जाती हूँ, उनके गले लग के रोती हूँ, उनसे बात करती हूँ और वो मुझे जब समझाती है ना कि एक दिन जब तू 99% जो लोग हैं जो तुझसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी आवाज़ बनेगी, उस दिन तू ये सब भूल जाएगी, तू काम करती रहे। तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी मदर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं आपकी, या फिर किसी भी बंदे या फिर किसी भी फीमेल की, वो क्यों करते हैं? उनकी मेंटालिटी ऐसे क्यों एग्री कर देती है कि भाई हाँ, इस वजह से फैलाओ गलत? मैं आपको अगर क्योंकि वो भी, आप भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट है, दोनों इंसान हो, क्यों फिर एक-दूसरे की क्यों जलना एक-दूसरे वो से? सब स्टूडेंट्स नहीं हैं। पहली बात तो जितनी भी नेगेटिव इमेज क्रिएट होती हैं, उसमें से 90% होते हैं जो एक भाड़े के लोग होते हैं। भाड़े के समझते हैं? आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स। हुँ। जिनको लाया ही इसलिए जाता है कि अगर कोई खड़े होके कोई बात कर रहा है, तो एक कोई ऐसा कमेंट पास करते हैं कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। और अगर आप 50 बच्चे आपके सामने खड़े हैं और आपको उन्हें किन्हीं किसी एक बात के लिए कन्विंस करना है और वो आपको सुने,
क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स में सीखा है कि टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम सबसे कीमती है। अगर कोई मुझे अपने 5 मिनट दे रहा है, मैं उसे कन्विंस कर रही हूँ किसी बात के लिए, मैं उसे बता रही हूँ कि व्हाई मी, उसके बाद अगर कोई आके कोई कमेंट पास कर रहा है मेरे पे, मेरी फैमिली पे, मेरे लुक्स पे, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक करता है। वो बेसिकली इसलिए होता है, बहुत लोग होते हैं जो जलते हैं, जलन फैक्टर होता है। एक चीज़ है कि जो मैंने देखी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि काम हो, क्योंकि अगर काम हो गया तो उनका जो पूरा धंधा है वो ठप हो करप्शन वाला। जाएगा, करप्शन वाला पूरा धंधा ठप हो जाएगा। तो वो एक इमेज बनवाते हैं आउटसाइडर्स से, कुछ बच्चे होते हैं इल मेंटालिटी के, उनसे कि हाँ, आप जाके इसके बारे में ये बोलो, ये बोलो। फिर थोड़ा-सा होता है कि पैसों का थोड़ा फैक्टर होता है कि अगर आप पैसे दे रहे हो तो वही पीआर आ जाती है उसमें कि हम आपके बारे में ये लिखेंगे, अगर आप नहीं दे रहे हो तो हम आपके बारे में ये लिखेंगे। मतलब ब्लैकमेल हो गया टाइप का। हाँ, मतलब ब्लैकमेल तो एक थोड़ा बड़ा वर्ड है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर सकता। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बट ये एक-एक नेगेटिव पीआर चलाई जा सकती है। आपको लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, मैं आपको अपने कॉलेज की ही बताऊँ, अब हमारी यूनियन ने, जब से मैं आई हूँ 2 साल में, हमारे कॉलेज के पास रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तक नहीं है। बाकी जब गर्ल्स कॉलेज है फिर भी। हमारा गर्ल्स कॉलेज है, हमारा और कॉलेज एक सोसाइटी में है। अभी न्यूज़ भी आई थी, गर्ल्स वो हाँ हो रही हैं। जी, शिवाजी कॉलेज की ही एक लड़की कुछ दिन पहले पीजीडीएवी की भी हुई थी। किडनैप, वो तो टचवुड सेफ है। सेफ। हाँ। उसकी रिपोर्ट आ गई थी, मैं प्रॉपर उसको चेकआउट कर रही थी कि क्या है, क्या नहीं, हम्म। किस तरीके से मदद करी जा सकती है, सब चीज़। शिवाजी कॉलेज की आई होप कि वो सेफ हो, जहाँ भी हो मिल जाए, बट ऐसी चीज़ें हैं कि फिर ये पुलिस इतना सीरियस क्यों नहीं हो रही गर्ल्स कॉलेज में? मैंने अपने कॉलेज में जाके एक मेमोरेंडम दिया था, और बाकी कॉलेजेस टू कॉलेजेस जाके भी, जब मैं डूसू ईसी थी, मेरे पास अथॉरिटी थी, उस टाइम मैंने ऑफ कैमरा ये काम करा था कि मैं बाकी, जैसे लक्ष्मीबाई कॉलेज में मैं गई थी, उनका मेमोरेंडम, भक्ति निवेदिता कॉलेज, भारती कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस मैंने कवर करे थे, गर्ल्स कॉलेजेस। और अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग रहे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो सीएम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतने फेस्ट कदम क्यों आ रही है? क्योंकि वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। देखिए, बच्चों से कनेक्ट होना, यूथ से कनेक्ट होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बेस होता है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। तो अगर वो मतलब उनकी पॉलिटिक्स हमसे कनेक्ट होके हो रही है, क्योंकि हम ही उनके वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी फर्स्ट ईयर वाले हैं, और हम ही आगे का बेस हैं। तो अगर वो साथ में सब चीज़ें मैनेज कर पा रही हैं, तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है कि दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो रही है। अगर वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, तो वो काम करके ही, जब उनका एक प्रॉपर शेड्यूल है कि हाँ, इतने से इतने टाइम में मैंने दिल्ली के लिए ये किया, अब मुझे जाना है। और जैसे स्टूडेंट्स के लिए बस सेवा स्टार्ट करवाई थी, तो एक चीज़ ये है कि हम गवर्नमेंट से हेल्प लेके जितना एक्सपोज़र पा सकते हैं, उतना इंडिविजुअली नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि रेखा गुप्ता जी हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रही हैं। आजकल डीयू में हर बच्चा बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, मैं आपका काम करवा दूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, इस चीज़ में, उस चीज़ में हेल्प कर दूंगा। तो लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करें? क्योंकि आप भी ऐसे बोलते हो कि मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी, कोई इशू हो तो मैं आपको सोल्व करवा दूंगी। तो लोग आपके ऊपर विश्वास क्यों करें? आप में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग करवाता है आपको? मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है उस चीज़ की। मैं कॉलेज की सेंट्रल काउंसलर हूँ, तो जब फ्रेशर्स आ रहे हैं, वेलकम फ्रेशर्स का प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरा काम ही वही है कि मैं बच्चों को आके गाइड करूँ कि अगर आप हमारे कॉलेज में आपका एडमिशन है, तो आपको कहाँ क्या, किस तरीके से करना है, आपको कॉलेज में क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या आपको चेंज कराना है, मैं उनसे कनेक्ट करूँ। मैं एज़ अ लीडर, एज़ अ अथॉरिटेटिव पर्सन, मेरा काम है कि मैं बच्चों से कनेक्ट करूँ। तो एक चीज़ मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि हर बात बोलने वाला बच्चा कि हम काम करवा देंगे, वो काम नहीं करवाता। बहुत धांधलियाँ होती हैं, हर किसी पे ट्रस्ट मत करिए। प्रॉपर अपना, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसे देखिए, परखिए, जानिए कि क्या, अगर वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके सीयूईटी का स्कोर पूछ रहा है, कुछ भी आपसे, आपके नाम तक पूछ रहा है, तो आप उसे बता रहे हैं, तो वो कौन है? मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, तो वो मुझे सबसे अलग बनाती है। जो स्टूडेंट पार्टी है, ये एबीपी एनएसयूआई, आपको लगता है कि जो नेशनल पार्टीज हैं उनको कंट्रोल कर रही है, नहीं, पपेट बना के रखा हुआ है, ऐसा लगता है आपको? एबीवीपी लोग मतलब बोलते हैं कि एफिलेट है बीजेपी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एबीवीपी बीजेपी से पहले फॉर्म्ड है। एबीवीपी बीजेपी के अंडर काम नहीं करती। अगर कुछ जैसे यूसीजी का भी आया था, उसके लिए भी एबीवीपी ने आवाज़ उठाई थी, प्रेस रिलीज़ करी थी कि हम उसका विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी लोग एफ़िलिएटेड बोलते हैं है। कि कांग्रेस एनएसयूआई से है, ऐसा कुछ। मैं आपको एबीवीपी का बताऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी किसी का मैं कुछ कह नहीं सकती। जो दूसरे लीडर्स हैं, आपको लगता है कि वो बहुत बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ पे काम कर रहे हैं? प्लेसमेंट में कोई काम नहीं कर रहा, हॉस्टल्स में कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग पानी के मुद्दे छेड़ रहे हैं या फिर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। उनको। पानी के मुद्दे से बस मुझे इतना याद आया, मैंने एक रील देखी थी हुँ। कि पिछले साल डूसू ऑफ़िस के बाहर बहुत सारे मटके रखे हुए थे। हाँ।
जो पता नहीं किसी काम के थे या नहीं थे, बट इस साल डूसो ऑफिस के बाहर जब से एबीवीपी आई है, वाटर कूलर लगा हुआ है, जो गर्मियों में भी ठंडा पानी देता है और ठंड में फ़िल्टर पानी देता है। तो एक सबसे बड़ा चेंज है। और जहाँ तक रही बात प्लेसमेंट्स की, मैं आपको पहले ही बताऊँ, इस साल एबीवीपी ने प्लेसमेंट्स पे काम करा है। कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स पे भी बहुत काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या काम नहीं हो रहा है। बहुत कुछ बदला है। आप मुझे ये बताओ कि आपके हेटर ज़्यादा हैं या फिर दोस्त ज़्यादा हैं? मेरे दोस्त ज़्यादा हैं। हेटर्स फिर मैं हेटर्स तो किसी को नहीं बोल सकती। मेरा काम है कि अगर कोई मुझे हेट करता है, उससे रीज़न पूछूँ और उसे अपना दोस्त बना लूँ। आपको पर्सनली इलेक्शन ने कैसे हेल्प करी खुद को डेवलप करने में? क्या आप ऑलरेडी पहले डेवलप होके आए थे केवी स्कूल से? तो और ज़्यादा क्या इम्प्रूव करा अपने आप में? मैंने इलेक्शंस में ना दुनियादारी सीखी है एज़ अ गर्ल। मैं ये मानती हूँ कि अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कॉलेजेस में बहुत सारे फ्रेश एडमिशन्स थे। उनके पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं, बेटा तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, कॉल करके पूछेंगे हमारी बेटी कहाँ है, कहाँ नहीं। मेरे को पॉलिटिक्स ने ना, जब मैं पॉलिटिक्स में आई, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग रिलेशनशिप बिल्ड किया। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अलग रिलेशनशिप बिल्ड किया। मैंने देखा कि कौन मुसीबत में साथ है, कौन नहीं है। कौन मेरे लिए जान दे सकता है। बहुत बड़ी बात होती है कि कोई आपको अपना टाइम दे रहा है। कोई रात को, मेरे दोस्त मेरे घर रुके हैं कि सुबह लेट नहीं होना है आने में, तेरे साथ रहेंगे। बहुत कुछ नया सीखा है, दुनियादारी सीखी है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि अब अगर रिया मलिक को यहाँ से बाहर ले जाके एक दिन, पूरे एक दिन के लिए एक अलग जगह पे बिना पैसा, बिना खाना, बिना पानी खड़ा कर दिया जाए, एक दिन सर्वाइव कर, तो रिया मलिक एक दिन नहीं, एक हफ्ता भी सर्वाइव कर लेगी। लोगों से कनेक्ट होना सीखा है, ग्राउंड पे काम करना सीखा है, बच्चों के बारे में सीखा है, लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कन्विंसिंग पावर सीखी है। तो मैं बच्ची बन के आई थी, मेरे को पॉलिटिक्स ने मैच्योर कर दिया, मेरी पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज कर दी। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो कहाँ पे होते? मैं ट्रैवल कर रही होती, अगर मैं ट्रैवल पॉलिटिक्स में नहीं मतलब? होती। ट्रैवलिंग, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। मैंने आपको बताया कि मैंने सोशलिज़्म भी इसलिए चुना था, मुझे ये जानना था सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। मुझे फ्रीडम बहुत पसंद है और एज़ अ गर्ल मैं मानती हूँ कि फ्रीडम बहुत बेसिक फैसिलिटी है जो हर लड़की के पास होनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है। मैं हर लड़की के माता-पिता को कन्विंस करना चाहती हूँ अपने थ्रू कि आप अपनी बेटी को फ्रीडम दो, उसको बाहर जाने दो, लोगों से कनेक्ट करना, किस तरीके से लोगों को हैंडल करा जा सकता है कि कोई आप पे बुरे कमेंट पास कर रहा है, कोई आपके साथ सही है, नहीं है, लोगों की पहचान करना, वो सब सिखाती है पॉलिटिक्स। अगर मैं नहीं होती, मैं ट्रैवल भी इसीलिए कर रही होती कि मैं पहले ट्रैवल करके सोसाइटी समझूँ और उसके बाद फिर ये जानूँ कि सोशलिज़्म अब मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। लास्ट में तब भी सोशलिज़्म ही करती। अब एक रैपिड फायर करते हैं, जिसमें आपको बिना कुछ सोचे आंसर देना है, बस एक वर्ड, जो पहला वर्ड दिमाग में आए। एबीवीपी, एक वर्ड में क्या बोलोगे एबीवीपी को? परिवार से बाहर का परिवार। ये तो सभी बोलते हैं, कुछ नया बोलो। यही है, अब बात ये है ना कि अगर मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने एबीपी में ऐसे-ऐसे टीचर्स देखे हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि बेटा हमारे घर आके तू खाना खा। अगर मैं कोई चीज़ अपनी मदर को नहीं बता पा रही हूँ, वो मैं एबीपी में जाके बता पा रही हूँ। तो परिवार से बाहर का परिवार ही है वो आपके लिए मेरे लिए। लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप, अगर मैं डिफाइन करूँ लीडरशिप को, तो लीडरशिप इज़ नॉट द चेयर यू सिट ऑन, लीडरशिप इज़ द शोल्डर यू स्टैंड विथ। तो बच्चों को कनेक्ट करना, किस तरीके के लोग मेरे साथ हैं, वो मेरे लिए लीडरशिप है। वोटर्स के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं ये बोलती हूँ कि आइडियोलॉजीज़ सबकी अलग-अलग हो सकती है, बट वोट करना ना भूलें। आपका एक-एक वोट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आपके आने वाले कल के लिए बहुत कीमती होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कल के लिए बहुत कीमती होता है। अगर कोई कैंडिडेट बहुत मेहनत कर रहा है, उसने 24 घंटे से मेहनत कर रहा है, अगर वो बाई चांस टिकट ना मिल पाए या नहीं जीत पाए, क्या बोलना चाहोगे इसके लिए आप? मैं यही मानती हूँ कि टिकट कटे या जीत कटे, बात ये होती है कि आपने कितने लोग जोड़े, आपने कितना बड़ा परिवार जोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो बहुत मैटर करता है। आपने क्या सीखा, और वही है कि क्या हुआ जो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वही वाली बात है कि अगर आप नहीं जीत पाते हो या फिर कुछ नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपके हिसाब से जो फेमस स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी हो रही है कैंपस में? अभी कुछ दिन पहले ही हमारे डूस के प्रेसिडेंट ने एक रील डाली थी जिसमें वो प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा का निरीक्षण कर रहे थे। तो मैं ये मानती हूँ ऐसा है। पहले मेन कैंपस में ही लाइटिंग्स बहुत कम थी, जो थोड़े आउटर के एरियाज़ पड़ते हैं, जहाँ पे पीजी हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे अब बहुत चेंज आया है। जितने भी कैमरा इंस्टॉलेशंस थी, वहाँ पे काम हुए हैं। जितने भी पीजीज़ हैं, जहाँ पे जो सराउंडिंग्स में बहुत स्पूकी एरियाज़ होते हैं कि लाइटिंग नहीं है रात को। उसके अलावा बहुत सारे लड़के होते हैं जो घूमते हैं, ये मैंने अपने कॉलेज के पास भी नोटिस किया है, नॉर्थ कैंपस में भी बहुत है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं इस बार की जो यूनियन आई है। पिछले साल की यूनियन ने भी काफ़ी काम कराए थे। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, प्रॉपर कैमराज़ इंस्टॉल हुए हैं, कॉलेजेस में बहुत कुछ चेंज आए हैं और पुलिस थोड़ा-सा बूथ भी बने हैं। अवेयरनेस, हाँ, अवेयरनेस हुई है लड़कियों में, क्योंकि जब तक आप अपनी सेफ्टी नहीं कर सकोगे, जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाओगे, आप बताओगे नहीं खुल के, तब तक कोई और नहीं करेगा।
आई थिंक उसके अलावा किन्नौर कैंपस में पुलिस बूथ भी बने हुए हैं। हाँ जी, इस साल ही पुलिस बूथ इंस्टॉल हुआ है, तो जो कहा था वो किया है। अक्सर हमने देखा है कि एबीपी के ऊपर वायलेंस के एलिगेशन लगते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है रियल में जो एबीपी वायलेंस करती है या नहीं करती? मैं ये नहीं मानती कि एबीवीपी वायलेशन करती है। एबीवीपी के प्रोटेस्ट भी कभी आपने देखे होंगे। एबीवीपी में वर्किंग करनी होती है, एबीवीपी में काम करना होता है, आइडियोलॉजी समझनी होती है, और अगर कोई एबीवीपी का है, तो मैं नहीं मान सकती कि वो वायलेशन पे उतरेगा। क्योंकि हमें जो एक आइडियोलॉजी सिखाई जाती है, एक शुरू दिन से एक चीज़ सिखाई जाती है, वो यही है कि बातचीत से समाधान निकलते हैं। आपके कॉलेज में जो लेफ्ट पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी कितनी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को बेसिक मतलब होता है काम से, कि काम कौन कितना करा रहा है। आइडियोलॉजीज़ क्या है, क्या नहीं, ये बहुत अलग चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले उनका फ़ोकस रहता है कि काम कौन सी पार्टी कितना करा रही है, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, कुछ भी हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जीतते हैं। तो मेन बात होती है कि आप काम कितना करा रहे हो। तो हमारे कॉलेज में एबीवीपी ने काम किया है, तो इसलिए लेफ्ट का इन्फ्लुएंस नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भैया कल्चर बहुत कॉमन है। तो ऐसा क्यों है? क्या है मतलब ये भैया कल्चर ऐसा क्या है? मैं खुद किसी से बात करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, जैसे अगर मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो मैं उसे बोलूँगी कैसी हो बहन, और अगर मैं किसी लड़के से बात करूँगी तो मैं बोलूँगी कैसे हो भैया, या छोटा होगा तो कैसे हो भाई। इस तरीके से बात होती है, एक रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है। एक भैया कल्चर बहुत अलग है, और एक अगर आप किसी से बात करते हो एक फील से भैया बोल रहे हो, वो बहुत अलग है। और मैं नहीं मानती कि भैया कल्चर है, बीइंग ऑनेस्ट। अगर आपको घर से बाहर एक परिवार बनाना है, तो आपको उन्हें भैया, दीदी, भाई, बहन, दोस्त कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको आपके नाम से ही बुलाती रहूँ, ओए इधर आ, तो कोई नहीं सुनता। एक रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है, एक ब्रिज बनाना होता है, एक रिलेशन बिल्ड करना होता है, वो भैया या दीदी बोल के ही होता है। कभी ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ चीज़ करना चाहती हूँ लेकिन पार्टी नहीं करने दे रही मेरे को? नहीं, एक डिसिप्लिन है यहाँ पे, एक ट्रांसपेरेंसी है यहाँ नहीं, पे। कभी-कभी होता है ना कि पार्टी जो चीज़ चाहती है वही करना है, वो नहीं और दूसरा नहीं कर सकते आप। तो उस पे हम बैठ के बात करते हैं, एक कॉमन बात होती है, एक चर्चा होती है कि अगर कोई विषय है, मैं अपना विषय रखती हूँ कि मेरा विषय ये है भाई साहब, मुझे ये करना है, या दीदी मेरा विषय ये है। फिर वो मुझे समझाते हैं कि आपको ये करना है, ये करना चाहिए, ऐसे है, वैसे है। तो हमारी एक प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है या ऐसा नहीं करना, हमने बोला है, तो जो हम बोलेंगे वही करना है। मुझे किसी चीज़ से कभी रोका नहीं गया। क्या आपके एडमिन ने कभी ऐसा बोला कि भाई लड़की हो चुप रहो? हाँ, बहुत बार। हमारे कॉलेज का एक आप ये सोचिए, मैंने सुना ही एडमिन में जाके, जब मैं टीचर से वहाँ पे प्रॉपर वार्तालाप कर रही हूँ कि आप इनका काम क्यों नहीं करा रहे, तो वो मेरे को बोलती हैं कि पता नहीं लड़कियाँ कहाँ-कहाँ से उठ के आ जाती हैं। बस 1 साल की तुम्हारी पावर है, उसके बाद तुम्हें हमारे पास ही आना है। हमारे कॉलेज में धमकियाँ मिली हैं कि लगाओ जितनी आरटीआई लगानी है, 3rd ईयर में डिग्री लेने तो हमारे पास ही आओगे। शक्लें, नाम सब याद है। तो वो चीज़ें सुनी हैं। अब वही बात है, अगर कोई कॉमन स्टूडेंट जाएगा, तो वो डर जाएगा कि यार प्रिंसिपल है या फिर एडमिन है, रोक लिया तो क्या करेंगे, दिक्कत आएगी। बट एज़ अ स्टूडेंट लीडर मुझे बहुत चीज़ें पता है, तो बहुत अथॉरिटी है, डरती नहीं हूँ, आगे बढ़कर उनसे बात करती हूँ, उनसे बहस करती हूँ, उनसे डिबेट करती हूँ और आपके चीज़ें हिसाब से जो स्टूडेंट है, उसको डिग्री पे ध्यान देना है या स्किल पे ध्यान देना चाहिए? डिग्री पे। और स्किल्स, देखिए, किस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, डिग्री पे या स्किल्स पे? डिग्री बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट स्किल्स उससे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ। और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्किल्स कोर्स होते हैं, जो जिसमें आपको एनपीटीआई डिप्लोमा मिलता है। जैसे लैंग्वेज कोर्स होते हैं, हमारे खुद के कॉलेज में है, सैटरडे संडे लैंग्वेज की क्लासेस चलती है, जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो आई गेस एज़ अ स्टूडेंट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है कि हाँ, आप अपनी डिग्री से आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो, स्किल्स पे फ़ोकस कर रहा है, तो एज़ अ स्टूडेंट हमें स्किल्स पे फ़ोकस करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं कि लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं लड़के, ईव टीज़िंग करते हैं। ऐसा रियल में है या फिर सब अफ़वाह है ये सब चीज़ें? मैंने आपको जैसा कि बताया कि इलेक्शंस में बहुत सारे आउटसाइडर्स होते हैं, जो सिर्फ़ किसी एक इंसान की इमेज ही ख़राब करने आते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि इसकी इमेज ख़राब करनी है। तो कुछ वीडियोज़ थी पिछले साल वायरल हुई थी इलेक्शंस में, जहाँ पे एक लड़की वीडियो बनाते हुए चल रही है, वो दिखाती है कि गाड़ी वाला किस तरीके से आके उससे हुँ, बदतमीज़ी कर हुँ। रहा है, और वो खुद को एक छात्र नेता की अ, टोली में बता रहा है कि मैं उसका टीम मेंबर हूँ, XYZ पर्सन का, चाहे वो कोई भी हो। कुछ मैं ये मानती हूँ कि हाँ, नॉर्थ कैंपस उस लेवल तक सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। नॉर्थ, साउथ, कालकाजी और हमारा वेस्ट कैंपस हो गया, रोहिणी विभाग हो गया, तो मैं नहीं मानती ये सेफ है। मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं इन चीज़ों के। तो उसकी सेफ्टी पे बट हम काम कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, प्रॉपर पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस बूथ, अवेयरनेस फैला रहे हैं लड़कियों में कि किस तरीके से आपको अपनी आवाज़ उठानी है, रुकना नहीं है, दबना नहीं है। क्योंकि मेरे को एक चीज़ है कि लड़कियाँ शांत हो जाती हैं कि यार ये चला गया, अब क्या इसके पीछे 2 दिन अपने बर्बाद करने, इसकी कंप्लेंट करेंगे, हमें ये परेशान करेंगे, हमें बुलाएँगे। बट आप ये समझिए कि आज उसने आपके साथ किया है, कल को वो किसी और के साथ करेगा, उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप को आगे बढ़ाएँ। जनरल अवेयरनेस बढ़ाना मैं अपना
काम समझती हूँ कि कहीं खड़े हैं तो किसी ने कोई कमेंट पास कर दिया, चलते-चलते कमेंट पास कर दिया, गाड़ियाँ आके रुक-रुक के जा रही हैं पास में से, हम्म। तो वो चीज़ें हैं, काफ़ी हैं। आपको क्या लगता है कि कैंपस में ड्रग्स का कल्चर कितना बढ़ गया है? अल्कोहल। ड्रग्स का कल्चर कैंपस में अगर मैं आपको ऑफ़िशियली बताऊँ तो नहीं है, उसके अलावा आपने अभी देखी होगी कुणाल चौधरी जो हम्म। है हमारे डूसू के सेक्रेटरी, उन्होंने भैया ने एक वीडियो डाली थी प्रॉपर, जहाँ पे वो जाके ऐसे ही कैफ़ेज़ जो कैंपस एरिया में खुले हुए हैं, उनको एक्सपोज़ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि यही है कि बच्चे आते हैं, तो अगर अवेयरनेस नहीं होगी, तो ड्रग्स कल्चर में पड़ना थोड़ा कॉमन हो जाता है, थोड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि 18-19 साल का बच्चा अगर अपने घर से उठ के आया है, उसको इतना एक्सपोज़र एकदम से इतना मिल रहा है, तो उसको सही-गलत का डिफ़रेंस इतना नहीं पता होता। वो डिफ़रेंस सिखाना ज़रूरी है। आपके हिसाब से जो बच्चा 12th पास करके आ रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और क्या प्रॉफ़िट मिलेगा उसको आने से दिल्ली यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि कॉलेज स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, हॉस्टल कुछ नहीं है, खा कैंटीन बढ़िया नहीं है, पढ़ाई में जो टीचर्स को आता नहीं है। क्यों है बच्चा फिर कैंपस में? किसी भी स्टूडेंट को इसलिए आना चाहिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्सपोज़र है, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बहुत अलग है। मेरी मदर बोलती हैं कि अगर कोई भी है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, वो बहुत अलग होता है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत एक्सपोज़र होता है, एक एक्टिविज़्म होता है कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, जो बहुत इम्प्रूव हुई हैं पहले से। आपको स्पोर्ट्स मिल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कल्चर मिल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक एक्टिविज़्म मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके आप अपने नए फ्रेंड्स बना रहे हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे भारत देश से लोग आते हैं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ भी पढ़ता है, साउथ भी पढ़ता है, ईस्ट इंडिया भी पढ़ता है और वेस्ट इंडिया भी पढ़ता है। तो उन सबको साथ लेके अगर एक बच्चा इतने सारे कल्चर देख रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से बहुत कुछ सिखा रही है। आजकल क्या होता है जो सिस्टम है, जो एडमिन है, वो लड़कियों को दबाने की कोशिश करता है हुँ। कि भाई आप चुप रहो या फिर तू चुप रह, फालतू मत बोल। उन लड़कियों के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले कोशिश करिए कि आप अपने लेवल पे चीज़ें पढ़ें, अवेयरनेस करके एक प्रॉपर अपने आप को अवेयर करके वहाँ जाएँ। अगर आपने चीज़ें पढ़ी हुई होंगी और फिर आप वहाँ पे जाओगे, तो आपके बोलने के तरीके में, आपकी हर चीज़ में बहुत डिफ़रेंस होगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और अगर नहीं हो रहा है, तो मैं, हमारे एबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब आपके लिए बैठे हुए हैं। आप हमारे साथ जाएँ, हम आपका हाथ पकड़ के जाएँगे वहाँ पे, आपके लिए बहस करेंगे। चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे दिन के 9 बजे, हम बहस करेंगे। तो आप डरिए मत, अपने हकों को जानिए, उनके लिए लड़ना सीखिए। जो बच्चे अभी 18-19 साल के कॉलेज में आएँगे, कैंपस में आएँगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि कैसा कॉलेज होता है। वो भी आपकी तरह सपने देखेंगे कि ऐसा हवा उड़ती, तो उनके लिए कुछ एडवाइस दोगे आप? मैं ये बोलूँगी जब तुम्हारे सपने टूटेंगे, तो रुकना मत। हुँ। और ऐसी बात नहीं है, हर जगह सपने नहीं टूटते। बट रुकना मत, थकना मत। अगर हो सके एक्टिविज़्म में ज़रूर से ज़रूर आना। बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखोगे। आधी आधी जीत जभी हो जाती है जब कोई भी सपना देखता है। चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी स्किल्स में हो, कल्चर में हो, किसी भी चीज़ में हो। आधी जीत तुम्हारी जब हो जाती है जब तुम सपना देखते हो। उसके बाद 75 परसेंट लोग जब करा देते हैं, जब तुम उस सपने को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए बाहर उतरते हो और 25% गॉड्स प्लान। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हो तो लूज़र्स तो नहीं हो। ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो, स्टार्ट करो। जो नहीं हो पाएगा ना, उसे ही करो। सब कुछ होता चला जाता है, भगवान अपने आप सारी चीज़ें करवाते चले जाते हैं, मैजिक होने लगते हैं इंसानों के साथ। मेरे साथ भी मैजिक्स हुए हैं, तो तुम्हारे साथ भी मैजिक होंगे, एक्सक्यूज़ देना बंद करो, उठो, जिस काम से डर लगता है, उसी को करो। और एक कोट पढ़ा था मैंने कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। तो आगे बढ़ो, चीज़ें करो, चीज़ें अवॉइड मत करो, सब कुछ होता चला जाएगा। एक वर्ड में रिया मलिक को क्या बोलना चाहोगे आप? वॉइस, चाहे स्टूडेंट की वॉइस हो, चाहे खुद की वॉइस हो, चाहे एज़ अ बेसिक ह्यूमन, कोई भी बेसिक इंसान है, कैंपस से बाहर, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते, उन सब के लिए भी मैं अपने आप को उनकी वॉइस मानती हूँ। जो नहीं बोल पा रहा है, उसकी भी वॉइस हूँ, जो बोल पा रहा है, उसकी भी वॉइस हूँ। आज की बातचीत सिर्फ एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कहानी नहीं थी। ये हर उस यूथ की कहानी थी जो सिस्टम से लड़ना चाहता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और आपके ओपिनियंस ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में क्योंकि मैं पर्सनली रीड करता हूँ उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।